हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने माइक्रोबायोलॉजी की सेक्शन में देखेंगे बैसिलस एंथ्रासिस। इसके पहले हम लोगों ने अपने माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में देखा था स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों को ये डिटेल्ड डिफरेंस देखना है कि किस तरीके से इन लैब में हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द स्टेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो कि दोनों ही कोकस को बिलोंग करते हैं। आज हम लोग देखते हैं बैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बैसिलस एंथ्रासिस। उसकी आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बैसिलियस एंथ्रासिस की तरफ। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं कि ये सबसे पहला बैक्टीरिया था जिसको देखा गया और ये जाना गया कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बीमारी कॉज करता है, जो कि डिजीज कॉज करता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया था? वो था बैसिलियस एंथ्रासिस। इसके अलावा लुइस पास्चर ने सबसे पहले इस वाले बैसिलियस एंथ्रासिस की वैक्सीन बनाई थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देखो कि हम लोग ये जो बैसिलस एंथ्रासिस है, इसको एज अ बायो टेररिज्म एजेंट इसको माना जाता है। और कई बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन देखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज टेकन एज अ बायो टेररिज्म एजेंट। क्या मतलब होता है इसका कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर चाहे तो फॉर एग्जांपल चिट्ठी में या किसी और चीज में इस बैक्टीरिया को किसी और कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहे, उसकी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाना चाहे, उसके जो जानवर हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसके लिए ये बैक्टीरिया किसी और कंट्री में जाके अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पे ये वाली बीमारी जो ये बैसिलस जो एंथ्रैक्स कॉज करता है वो बीमारी वहां फैल जाएगी। तो ये इसको एज अ बायोटेररिज्म एजेंट माना जाता है। इसलिए इसको ऐसा माना जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। और दूसरी बात है, इसको इसको मारना, बैसिलस एंथ्रासिस को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है क्योंकि ये काफी हाई रेंज में इसका ये रेजिस्ट कर जाता है और इसका डिस्ट्रक्शन मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको बायोटेररिज्म एजेंट माना जाता है। इस पे ना काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा कि ये वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि इससे ये कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है जो बीमारी फैलाता है। लुइस पास्चर ने पहली बार इसका वैक्सीन बनाया और ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल बायोटेररिज्म एजेंट है ये क्योंकि उसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए, तो ये हम लोग ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि काफी इस बैसिलस एंथ्रासिस पर काफी काफी पूछे जाते हैं और काफी आते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बैसिलस एंथ्रासिस है ये कहाँ फॉल करता है, ये कैसा बैक्टीरिया है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इसका इसका डिफरेंस भी हमने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है कि कैसे इसकी स्टेनिंग करते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। तो ये आप लोग, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज गो टू माय वीडियो एंड प्रॉपर्ली इसको वॉच करिए। तो ये ग्राम पॉजिटिव है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और हम लोग का स्टेफाइलोकोकस जो था वो ग्राम पॉजिटिव था, सिमिलरली ये भी हम लोग का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, मतलब कि जब जबकि एडवर्स सिचुएशन होती है, अगर एडवर्स सिचुएशन होती है, सिचुएशन मतलब कि प्रॉपर पीएच जिसमें ये ग्रो करे, प्रॉपर टेम्परेचर जिसपे ये ग्रो कर सकता है, या इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जब नहीं मिलता है तो ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। ओके, और ये बहुत ही हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम पीएच में, या इसको न्यूट्रिशन ना मिले या इसको शुगर ना मिले, तब भी ये बहुत सालों तक सॉइल में या कहीं और ये सरवाइव कर जाता है। कैसे सरवाइव करता है? ये अपने चारों तरफ एंडोस्पोर बना लेता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर फॉर्म करता है और काफी साल तक ये काफी हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। ओनली ओनली ये एंडोस्पोर बनाने की जो कैपेसिटी है उससे ये बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। और जैसे ही कंड्यूसिव सिचुएशन आती है वैसे ही ये ग्रो कर जाता है। ओके, तो ये एंडोस्पोर में आता है। दूसरी बात है कि स्ट्रिक्टली और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, मतलब ये ग्रो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। और ये बैक्टीरिया बैसिलियस एंथ्रासिस कौन सी बीमारी पैदा करता है? ये जो है ये डिजीज पैदा करता है जिसको हम लोग एंथ्रैक्स बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसके पहले जो हमने अपनी आपकी स्लाइड्स दिखाई
कि कौन सा पहला ऑर्गेनिज्म था जिससे मालूम चला कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं, या बायोटेररिज्म एजेंट, पोटेंशियल बायोटेररिज्म एजेंट कौन सा होता है, या बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, एंडोस्पोर फॉर्मिंग है या नहीं है, या ये एनारोबिक है या एरोबिक है, या कौन सी बीमारी फैलाता है। तो ये आपको सेलियन फीचर सारे बता दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ये कहाँ ग्रो, जब आप लोग इसको न्यूट्रिएंट अगार में ग्रो कराते हैं तब ये हम लोग का मेडूसा हेड अपीयरेंस देता है। ये जिस तरीके से आपको ये ब्लड अगार में शो किया गया है कि ये मेडूसा हेड अपीयरेंस कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो दिस इज द बैसिलियस एंथ्रेसिस। इसके अलावा ब्लड अगार में ये हीमोलिसिस नहीं करता। इसके अलावा इसका जो सिलेक्टिव मीडिया है वो मीडिया जिसमें ये ग्रो करता है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग डिटेल्ड में मीडिया को समझना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैक्टीरिया कौन से मीडिया में ग्रो करता है, बैक्टीरिया मीडिया कितने टाइप के होते हैं, ये आप लोग का जानना बहुत जरूरी है। जो भी लैब में जा रहे हैं काम करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, प्लीज गो थरोली जो है मीडिया के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को ये जो मैटर है ये अच्छा लगे और आपको काम का हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स भी जरूर डालिए। ओके, तो इसका जो सिलेक्टिव मीडिया है जिसमें सिलेक्टिवली ग्रो करता है वो होता है PLET मीडिया, जिसका की फुल फॉर्म होता है पॉलीमिक्सिन लाइसोजाइम इरिटिए थैलस एसीटेट अगार। ओके, तो ये इसका सिलेक्टिव मीडियम होता है। दूसरी बात ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मेडूसा हेड अपीयरेंस देता है, तो वो है हम लोग का बैसिलियस एंथ्रेसिस। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। इसकी कॉलोनी जो होती है ये कॉलोनी हम लोग को इस तरीके से पर्ल्स वाली टाइप की कॉलोनी हम लोग को दिखाई देती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये आपको, क्योंकि ये रॉड्स है, बैसिलस जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, जैसे कोकाई जो है वो कोकस राउंड शेप आप लोग को बताया था कि स्टेप्टोकोकस जो होता है वो इस तरीके से चेन फॉर्म में होता है, स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो अंगूर के गुच्छे के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हम लोग का ये जो बैसिलस है ये रॉड शेप का होता है। इसके पहले आपको ये बता दिया गया था, एक वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से शेप का होता है। तो ये रॉड शेप का होता है और माइक्रोस्कोप के अंदर एक चेन के फॉर्म में, मतलब इस तरीके से यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये चेन के फॉर्म में एक के बाद एक लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये एंजोनोटिक है। एंजोनोटिक मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। अच्छा एक बात देखिएगा, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर इतना कॉमन नहीं है जितना कि एनिमल से ह्यूमन में ये इसका जो ट्रांसफर है ये कॉमन है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे किसी ह्यूमन के कट है पैर में, ओके, यहाँ पे अगर पैर में किसी टाइप से कट है और वो और ये एनिमल है, एनिमल का जो एनिमल है ये काउ डंग से अपने बहुत सारे तरीके से ये इस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करता है, इसका एक्सक्रीटा या सॉइल में आया, सॉइल में ये वाला बैक्टीरिया जो है वो है। और अगर कहीं पे ह्यूमन में कट है और वो अपने बेयर फुट से इस जमीन में चल रहा है तब ये बैक्टीरिया जो है इसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा बाकी जो वो ह्यूमंस जो कि बहुत ही कैटल्स के बहुत पास में होते हैं और कैटल्स को ये बैसिलस एंथ्रेसिस से ग्रसित है, तो वो काफी तरीकों से अपने माउथ से ये वाले बैक्टीरिया हैवी लोड पे निकालते हैं और ये अगर ह्यूमन ने इनहेल कर लिया या ये बैक्टीरिया इनके कट्स में चला गया या ये इनके इंटेस्टाइन में चला गया, इस तरीके से एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसफर होता है। ओके, तो क्या है ये, इसको हम लोग एंजोनोटिक कहते हैं जिसमें कि एनिमल से ह्यूमन में ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंडेमिक होता है। एंडेमिक मतलब होता है कि मतलब ये पूरे पूरे 12 महीने ये एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको हम लोग एंडेमिक कहते हैं। ओके, तो ये एंजोनोटिक है, एंडेमिक है। स्पोर गोज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, तो हमने क्या बताया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका इतना आसान नहीं होता जितना कि ह्यूमन से वो सॉरी एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो जाता है, या एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी ये ट्रांसफर करता है, या ये एनिमल जब शेड करेगा काउडंग के थ्रू या अपने इनके जो व्हेन दे ब्रीथ आउट और दे व्हेन दे उनका जो सलाइवा गिरता है इसमें
इसमें ये वाला बैक्टीरिया मिलता है और ये बहुत आसानी से ह्यूमन इसको कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये और जब ये शेड करता है, जब ये एनिमल, जब ये बैक्टीरिया शेड करता है तो बहुत टाइम तक ये बैक्टीरिया जो है ये मड में रह जाता है, या जब इसको कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं मिलती तो ये स्पोर्स जो होते हैं इसके बहुत टाइम तक, सालों तक ये स्पोर्स वहां रह जाते हैं और अपने आप को उन एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। ओके, क्योंकि ये स्पोर जो है वो हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं और बहुत आसानी से यहाँ रहते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके बाद आप देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैप्सूल ऑफ द बैसिलस, क्योंकि ये कैप्सूल ऑफ द बैसिलस एंथ्रासिस प्रिवेंट द फैगोसाइटोसिस बाय द इम्यून सिस्टम। बॉडी में जब जाता है तो इसका जो कैप्सूल होता है, जो इस बैक्टीरिया कैप्सूल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है मैक्रोफाज या न्यूट्रोफिल को फैगोसाइट नहीं कर पाता है। हम लोग के बॉडी के इम्यून सेल्स जो है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल है, फैगोसाइट है, ये जो है इस बैक्टीरिया को फैगोसाइट नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास कैप्सूल की कोटिंग होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बच्चों, ये जो हम लोग का बैसिलस एंथ्रासिस है, ये 3 टाइप के प्रोटीन निकालता है, 3 टाइप के प्रोटीन निकालता है जो कि पैथोजेनिसिटी का रीजन बनते हैं। कौन कौन से हैं ये प्रोटीन? प्रोटेक्टिव एंटीजन, लीथल फैक्टर एंड इडिमा फैक्टर। ये आप लोग जरूर याद रखिए, ये 3 टाइप के फैक्टर्स निकालता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर एक्चुअली में प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इनमें से जब 2 फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, या प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड लीथल फैक्टर कंबाइन हो जाएगा, या प्रोटेक्टिव फैक्टर इडिमा फैक्टर कंबाइन हो जाएगा। प्रोटेक्टिव फैक्टर प्लस लीथल फैक्टर, प्रोटेक्टिव फैक्टर प्लस इडीमा फैक्टर। तो अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर इडीमा फैक्टर कंबाइन होगा तो ये इडीमा कॉज करेगा। प्रोटेक्टिव फैक्टर लीथल फैक्टर कॉज कंबाइन हो जाएगा तो वो लीथल हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर, और अगर तीनों ही कंबाइन हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव फैक्टर इडीमा फैक्टर लीथल फैक्टर, तब भी वो सेल्स में नेक्रोसिस करेंगे। तो ये फैक्टर जब कंबाइन होते हैं, देखिए इंडिविजुअल है, अगर ये अगर प्रोटीन इंडिविजुअल है तब ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर ये कंबाइन हो गए, इनको कंबाइन होने के प्रोटेक्टिव एंटीजन बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो जाके एडहियर करता है। ओके, उसके बाद ही लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर आते हैं और उस प्रोटेक्टिव एंटीजन पे बैठते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का ये जो है ये होस्ट है। ओके, तो यहाँ ये बताया गया है सबसे पहले ये प्रोटेक्टिव एंटीजन आके एडहियर करता है। ये प्रोटेक्टिव एंटीजन, जब प्रोटेक्टिव एंटीजन आएगा एडहियर करेगा, तभी जाकर एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर जो है वो इसके अंदर जा पाएंगे। दैट मीन्स कि प्रोटेक्टिव एंटीजन होना जरूरी है। प्रोटेक्टिव एंटीजन का अपना रोल कुछ नहीं है। हम लोग वैसे प्रोटेक्टिव एंटीजन को हम लोग इसकी वैक्सीन बनाने में भी काम में लाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टिव एंटीजन जो होता है वो आकर होस्ट के ऊपर बाइंड करता है। अगर प्रोटेक्टिव एंटीजन नहीं है तो एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अटैचमेंट कौन करेगा? अटैचमेंट तो प्रोटेक्टिव फैक्टर ही करेगा, प्रोटेक्टिव एंटीजन ही करेगा। उसके बिना कुछ नहीं होगा। जब तक एंटीजन अटैच नहीं करेगा सरफेस पर, तब तक तो एनगल्फिंग का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर प्रोटेक्टिव एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर ये है, दिस इज द ब्लैक वन, ये है ब्लैक, दिस इज द प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये सबसे पहले ये प्रोटेक्टिव फैक्टर आके होस्ट पर अटैच होता है। इस पे आकर अगर इडीमा फैक्टर आके लग जाएगा तब ये कॉज करता है इडीमा। अगर लीथल फैक्टर लग जाएगा इस प्रोटेक्टिव एंटीजन में तब कॉज करेगा नेक्रोसिस, मतलब सेल डेथ। और अगर तीनों मिल जाएंगे, प्रोटेक्टिव फैक्टर, इडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर, तब लीथल हो जाएगा, एडिमा भी कॉज होगा और फिर नेक्रोसिस भी होगा। आई होप आप लोगों को नेक्रोसिस पता होगा। नेक्रोसिस जो होता है एक टाइप का सेल डेथ होता है। ठीक है, 2 टाइप के सेल डेथ होते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस, जिसको हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। एक होता है नेक्रोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता। एपोप्टोसिस में कोई भी इन्फ्लेमेशन टिश्यूज में नहीं होता, जबकि जब नेक्रोसिस होता है तो काफी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ये पैथोलॉजी का पार्ट है। आई होप आप लोग को मालूम होगा। तो आप लोग ने देखा कि किस तरीके से 3 प्रोटीन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पैथोजेनिसिटी होती है। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रोटेक्टिव एंटीजन, लीथल फैक्टर, एडिमा फैक्टर। प्रोटेक्टिव एंटीजन जो होता है वो एडहियर करने के लिए, होस्ट को एडहियर करने के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है।
तीनों अलग हैं तब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस प्रोटेक्टिव एंटीजन में लीथल फैक्टर लग गया या एडिमा फैक्टर लग गया तब जाके एडिमा या नेक्रोसिस होगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए कि कौन कौन से ये फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि ये तीन टाइप से ह्यूमन में एंट्री, ये अगर ह्यूमन में एंट्री करना है तो तीन टाइप से कर सकता है। क्यूटेनियस मतलब कि स्किन से करेगा, ये स्किन से कर सकता है एंट्री, या ये पल्मोनरी मतलब कि आपके नोज से होता हुआ ये लंग्स तक चला जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एंथ्रैक्स। तीसरा होता है इंटेस्टाइनल मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर चला जाएगा तो वो भी दैट ऑल्सो कॉजेज द डिजीज। इसमें जो है सबसे कॉमन जो है क्यूटेनियस है। मान लो कोई ह्यूमन है, वो ह्यूमन जो है वो बेयर फुट किसी जमीन पे चल रहा है, इस जमीन पर मड में स्पोर्स हैं, तो ये और इसके पैर में कहीं कट लगा हुआ है तो ये बॉडी के अंदर चला जाता है। पल्मोनरी एंथ्रैक्स कम कॉमन होता है, लेकिन अगर होता है तो इट इज वेरी लीथल और इसमें डेथ होने के बहुत चांस होते हैं। इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स जो होता है वो भी डेंजरस होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। चलिए हम लोग एक के बाद एक देखते हैं। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स मतलब कि स्किन के थ्रू ये बैसिलस एंथ्रेसिस अंदर जाता है। एब्रेडेड मतलब कि अगर कहीं से स्किन कुछ कट है स्किन में तब इसके स्पोर्स जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं स्किन में, जर्मिनेट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है या पैर में कोई कट लगा हुआ है, वहां से ये स्पोर अंदर घुस जाता है और अंदर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा पेप्यूल नजर आएगा, छोटा सा दाना नजर आएगा जो कि पेनलेस होता है। उसके बाद फिर सेंट्रल वो जो एरिया होता है वो नेक्रोस्ड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है उसमें, मतलब कि सेल डेथ होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पस फॉर्मेशन होता है और ब्लैक कलरेशन हो जाता है। और कुटेनियस जो एंथ्रैक्स जो है उस वो 1 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो सिम्टम्स होते हैं वो नजर आने लगते हैं कुटेनियस। 1 से 7 दिन के, मान लो कि पहले दिन में एक्सपोजर हुआ तो 1 से 7 दिन में जो है वो सिम्टम नजर आने लगेंगे। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं पल्मोनरी एंथ्रैक्स जो कि ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस, इट इज अ डेंजरस टाइप ऑफ, इट इज क्वाइट डेंजरस क्योंकि इसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। और अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप मान लो कि किसी ने स्पोर इनहेल किया तो इसमें 2 मंथ्स तक तो पता ही नहीं चलता है कि बैक्टीरिया अंदर गया हुआ है। सिम्टम जो होता है, इसके सिम्टम जो होते हैं वो 2 महीने के बाद नजर आते हैं। अच्छा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो लोग वूल फैक्ट्री, जो शीप से जो वूल निकालते हैं उस वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ये वाली बीमारी होने के काफी चांस होते हैं। उसको हम लोग वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। सॉर्ट करना मतलब अलग करना, तो इसको उसी नाम से नाम दिया गया है कि वो लोग जो कि भेड़ से वूल निकालते हैं, उस टाइम अगर उस ऊन में, भेड़ की ऊन में अगर ये बैक्टीरिया है, अगर उसके स्पोर्स हैं तो वो इनहेल कर लेते हैं वो जो वर्कर होते हैं और उनको होता है ये वूल सॉर्टर डिजीज और इनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी लीथल। इसीलिए बहुत सारी वैक्सीन हैं जो कि ऐसे वर्कर्स को लगाई जाती हैं ताकि बैसिलस एंथ्रासिस से बचाव हो सके। तो ये हम लोग का बैसिलियस, ये वो वाला एंथ्रैक्स है जो कि पल्मोनरी मतलब कि नोज से होता हुआ लंग्स में जाता है। तीसरा है हम लोग का इंटेस्टाइनल एग्जाम, ये होता है इम्प्रॉपरली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट। अगर गोट का मीट है ना, अगर ये इन्फेक्टेड है विद द स्पोर्स, अगर ये इन्फेक्टेड है और उसका कंजम्पशन, अगर उसको कोई कंज्यूम करता है तब ये होता है। और इससे क्या होता है, डायरिया होता है और ऑल क्लिनिकल कंडीशन लीड टू सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होता है, ब्लड में ये पहुंच जाता है और ये हाईली फेटल होता है अगर इसका प्रिवेंशन टाइमली ना हो पाए। अब तो बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं, इसको ट्रीट हम लोग करते हैं एंटीबायोटिक से। ओके, तो एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, आजकल इसको काफी कंट्रोल कर लिया गया है, इसकी वैक्सीन भी है। तो इस तरीके से ये कॉज करता है, हम लोग के 3 टाइप से ये एंटर करता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने बैसिलियस एंथ्रासिस को पूरा देख लिया, पढ़ लिया। आप लोग जितने भी इसके सेलिएंट फीचर है सारे देख लीजिएगा। अगला हम लोग दूसरी वीडियो लेकर आएंगे और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर हमको हमारा ये जो कंटेंट है ये अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द कमेंट्स ऑल्सो एंड पुट द लाइक कमेंट, लाइक बटन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। गुड बाय।